नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की प्रश्नोत्तर श्रृंखला में हमारा पहला प्रश्न है, आसियान भारत 17वें शिखर सम्मेलन 2020 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? तो आपको बता दें कि जैसे जैसे आसियान की मीटिंग चलती है, ठीक है, आसियान की कंट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था, तो आसियान के साथ साथ आसियान भारत की भी मीटिंग चलती है, ठीक है, यानी आसियान कंट्रीज के साथ भारत की मीटिंग अलग से चलती है। तो इसका भी आयोजन किया गया है और ये आयोजन था 17वें क्रम का, ठीक है, 17वें क्रम का आसियान भारत शिखर सम्मेलन जो है इसका आयोजन किया गया था। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि इस सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है? ऑप्शन है आपके पास म्यांमार, श्रीलंका, इंडोनेशिया या वियतनाम। तो इसको जान लेते हैं आसियान के ऑफिशियल वेबसाइट से। तो आप देख पा रहे हैं ये आसियान के ऑफिशियल वेबसाइट की स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा है चेयरमैन्स स्टेटमेंट ऑफ द 17th आसियान इंडिया समिट, ठीक है, आसियान सम्मेलन की बात नहीं कर रहा है, ये क्या बोल रहा है, आसियान इंडिया समिट की, ठीक है। द 17th आसियान इंडिया समिट वाज हेल्ड ऑन 12th नवंबर 2020, ठीक है, 12 नवंबर 2020 को 17वां आसियान इंडिया समिट जो है उसका आयोजन किया गया वाया वीडियो कॉन्फ्रेंस, ठीक है, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया गया है क्योंकि अभी जितने भी सम्मेलन है उनका आयोजन जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया जा रहा है, ठीक है, आपको पता होगा, इसीलिए मैंने आपको बताया था कि आपको अभी जितने सम्मेलन हुए हैं उसमें भौतिक रूप से इनका आयोजन किया ही नहीं गया है। जितना भी आयोजन हुआ है वो किसके माध्यम से किया गया है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया है। तो हर सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की गई है ये आपको बेसिकली ये याद करके रखना है, ठीक। आगे लिखा है द समिट वॉज चेयर्ड बाई H.E. गुयान जुयांग फुक, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द सोशलिस्ट रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ठीक। तो वियतनाम के द्वारा अध्यक्षता की गई है इस आसियान इंडिया समिट की जो कि 17वें क्रम का था। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वियतनाम। आसियान भारत 17वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता वियतनाम के द्वारा की गई है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, मार्च 2020 में जारी सर्वाधिक अमीर व्यक्तियों में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन है आपके पास जेफ बेजोस अमेरिका, बिल गेट्स, बर्नार्ड अर्नोल्ड या कार्ल मैक्सन। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं रैंकिंग के बारे में। चलिए, तो ये फोर्ब्स सूची की ऑफिशियल वेबसाइट है जहां पर आप रैंक देख पा रहे हैं और नाम देख पा रहे हैं, कौन से देश से ये भी देख पा रहे हैं और इसके अलावा किस कंपनी से जुड़ा है ये व्यक्तित्व, यहां से आप इसको देख पा रहे हैं। तो सबसे पहला नाम है जेफ बेजोस का जो कि है अमेरिका के और अमेजॉन के मालिक हैं, ठीक। दूसरे स्थान पर है बिल गेट्स, तीसरे स्थान पर बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, चौथे नंबर पर है वॉरेन बफेट, ठीक है, काफी दिनों तक ये पहले नंबर पर थे, आपने पढ़ा होगा पहले ही। पांचवें नंबर पर है लैरी एलिसन, ठीक। तो आपको बेसिकली इन 5 के नाम याद होने चाहिए, ठीक। हो सकता है आपको क्रम में जमाने बोल दे इसको, ठीक। तो याद रखिएगा फोर्ब्स सूची की ऑफिशियल वेबसाइट का ये स्क्रीनशॉट है, यहां से आप पहले रैंक पर क्या है, किसका नाम है? जेफ बेजोस का, ठीक। वही आपको प्रश्न में पूछा है कि प्रथम स्थान पर कौन है? कौन है? जेफ बेजोस, अमेरिका के हैं, अमेजॉन के मालिक हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 में भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन है आपके पास मिजोरम, मणिपुर, मध्य प्रदेश या कर्नाटक, ठीक। तो हाल ही में ये रिपोर्ट पहली बार जारी किया गया है और इसको जारी करने के लिए कुल 4 आधार बनाए गए हैं, ये यूं बोला जाए कि 4 कैटेगरी में इसको बांटा गया है। पहला है छोटे राज्यों की अलग से कैटेगरी निकाली गई है, दूसरा बड़े राज्यों की अलग कैटेगरी निकाली गई है, तीसरा निकाला गया है केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग और अंतिम स्थान है ओवरऑल रैंकिंग, ठीक है, ओवरऑल रैंकिंग अलग से निकाली गई है। तो आपको प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? यहां पर आपको ना तो छोटे राज्य मेंशन किया है, ना बड़े राज्य मेंशन किया है, ना केंद्र शासित प्रदेश मेंशन किया गया। तो आपको सीधी सी बात है किसके बारे में बात कर रहा है, ये ओवरऑल रैंकिंग की बात कर रहा है, ठीक। तो इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर 4 कैटेगरी, एक कैटेगरी ये, दूसरी कैटेगरी ये, तीसरी कैटेगरी और ये चौथी कैटेगरी। तो बड़े राज्यों की अगर बात करें तो सबसे पहले स्थान पर है पंजाब, छोटे राज्यों में मिजोरम पहले स्थान पर है, वहीं केंद्र शासित प्रदेशों में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह प्रथम स्थान पर काबिज हैं।
अगर बात करें ओवरऑल रैंकिंग की, तो सबसे पहला जो नंबर का टेबल आपको दिख रहा है ये ओवरऑल रैंकिंग को दर्शाता है, ठीक है, जिसमें पहले स्थान पर है मिजोरम, दूसरे स्थान पर पंजाब और तीसरे पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहां पर आपको ओवरऑल से ही प्रश्न पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मिजोरम ने प्रथम भारतीय खुशहाली रिपोर्ट 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्लियर? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली बार ये जारी किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है निर्यात तत्परता सूचकांक EPI, ठीक है, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2020 में लैंडलॉक्ड राज्यों में प्रथम स्थान पर कौन है? ऑप्शन है आपके पास राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश या हरियाणा। तो जान लेते हैं इसके बारे में। तो इस रैंकिंग के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इसमें राज्यों को कितने भागों में बांटा गया है। और जब बात करते हैं पहली श्रेणी की जो है लैंड लॉक्ड स्टेट, यानी जो भूमि से घिरे हुए राज्य है, इनकी रैंकिंग में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, ठीक है। इसमें आपको याद क्या रखना है? इसमें आपको याद रखना है पहले स्थान पर कौन है और साथ ही छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है, ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ भी क्या है? एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, ठीक। तो छत्तीसगढ़ का रैंक क्या है? इसमें चौथा है। पहले स्थान पर राजस्थान, चौथे स्थान पर छत्तीसगढ़। तो यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि पहले स्थान पर कौन है? तो कौन है? राजस्थान है। चलिए अगला प्रश्न है भारत के सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत विकसित सुपर कंप्यूटर कौन सा है? देखिए ये जो सुपर कंप्यूटिंग मिशन है ये चलाया जा रहा है CDAC पुणे के माध्यम से, ठीक है। CDAC पुणे जो है आपको पता होगा कंप्यूटर निर्माण करती है, हमारे यहाँ सुपर कंप्यूटर्स का निर्माण करती है। पहला जो सुपर कंप्यूटर था परम, ये भी इसी के द्वारा निर्मित किया गया था। तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि अभी हाल ही में सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया है उसका नाम क्या है? ऑप्शन है दुर्गा, परम सिद्धि, कात्यायनी या काली। तो जान लेते हैं इसके बारे में। आप देख पा रहे हैं यहां पर लिखा है इंडियाज ऑल सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि, ठीक है। परम सिद्धि कंप्यूटर का नाम है। 63rd अमंग टॉप 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम इन द वर्ल्ड, ठीक है। यानी कि भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, इसको 63वां रैंक प्राप्त हुआ है विश्व के 500 मोस्ट पावरफुल कंप्यूटर सिस्टम्स में, ठीक है। इसीलिए ये करंट अफेयर का आपका विषय बन जाता है। तो नाम क्या है? परम सिद्धि, ठीक। ऑप्शन में आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, परम सिद्धि, ठीक है। परम सिद्धि का विकास किया गया है CDAC पुणे के द्वारा और किस मिशन के अंतर्गत? सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंतर्गत। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न है SRS के अंतर्गत वर्ष 2018 के संदर्भ में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में जन्म दर सर्वाधिक है? ठीक है, आपको जन्म दर से प्रश्न पूछ रहा है और ऐसा प्रश्न जो है वो आपको हर एग्जाम में देखने को मिलते रहता है, ठीक। ऑप्शन है आपके पास उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश या बिहार, ठीक। तो जान लेते हैं इसके बारे में। चलिए, तो ये है SRS रिपोर्ट 2018 का स्क्रीनशॉट, जिसके अंतर्गत इंडिकेटर में आप देख सकते हैं बर्थ रेट यानी जन्म दर, डेथ रेट यानी मृत्यु दर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यानी कि शिशु मृत्यु दर। तो पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, जहां पर बर्थ रेट कितना है 29.3। केरल न्यूनतम है बर्थ रेट में, जन्म दर में, जिसकी वैल्यू है 11.9। अगर बात करें डेथ रेट की या मृत्यु दर की, तो हमारा छत्तीसगढ़ पहले स्थान पर है, जहां पर 8.9 मृत्यु दर जो है वो दर्ज की गई है। वही न्यूनतम की बात करें तो जम्मू कश्मीर है, जहां पर 4.5 मृत्यु दर दर्ज की गई है। देखिए, अब आते हैं शिशु मृत्यु दर में, ठीक है। ये मृत्यु दर अलग है, ये मृत्यु दर अलग है और ये मृत्यु दर अलग है। ये जो शिशु मृत्यु दर है, इसके अंतर्गत जो बच्चे होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, उसको शामिल किया जाता है, ठीक। तो शिशु मृत्यु दर में सबसे ऊपर है मध्य प्रदेश का नाम, जहां पर शिशु मृत्यु दर है 54 प्रति 1000 बच्चे, ठीक है। 1000 बच्चों में 54 जो है वो मृत हो जाते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है, जो कि अधिकतम आंकड़ा है। वही न्यूनतम की बात करें तो केरल में है, जहां न्यूनतम है 7 प्रति 1000 बच्चे, ठीक। तो आपको प्रश्न में किसको पूछा है? जन्म दर को। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर उत्तर प्रदेश सर्वाधिक है, ठीक। तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। SRS 2018 के अंतर्गत भारत में उत्तर प्रदेश का जन्म दर सर्वाधिक है। क्लियर? चलिए, अगला प्रश्न है निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 में ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है?
ठीक है, देखिए यहां पर किसकी बात हो रही है, ओवरऑल रैंकिंग की। ठीक, यहां पर न तो लैंडलॉक्ड स्टेट्स की बात हो रही है, ना हिमालयन राज्यों की बात हो रही है, ना तटीय राज्यों की बात हो रही है। बात किसकी हो रही है, ओवरऑल रैंकिंग की। ठीक, ओवरऑल रैंकिंग में सबसे पहले स्थान पर है गुजरात, इसको याद रखेंगे। ठीक, इसके बारे में देख लेते हैं इसको। रैंकिंग आप यहां पर देख पा रहे हैं, रैंक 1 में कौन है, गुजरात है। ठीक, वहीं रैंक 8 पर अगर आप नजर डालते हैं तो यहां पर है हमारा छत्तीसगढ़। ठीक, अंक कितना है, 55.95। क्लियर। ठीक, तो आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है, ओवरऑल रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है, तो कौन है, गुजरात है। छत्तीसगढ़ का रैंक बोलेगा तो 8वां है, यानी छत्तीसगढ़ जो है वो लैंडलॉक्ड में 4th नंबर पर है और ओवरऑल में 8वें नंबर पर है। क्लियर, याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में इसको पूछ सकता है। चलिए अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ओपन पुरुष वर्ग 2020 के विजेता कौन है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम या रोजर फेडरर। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष वर्ग के विजेता कौन है, नोवाक जोकोविक। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग 2020 के विजेता कौन है। ऑप्शन है आपके पास नोवाक जोकोविक, राफेल नडाल, डोमिनिक थिएम या रोजर फेडरर। ठीक, तो इसका आंसर है राफेल नडाल। ठीक है, फ्रेंच ओपन पुरुष वर्ग के विजेता राफेल नडाल है। अगला प्रश्न है, फ्रेंच ओपन महिला वर्ग 2020 की विजेता कौन है। ऑप्शन है नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप या ईगा स्वियाटेक। ठीक, तो याद रखिएगा, फ्रेंच ओपन महिला वर्ग 2020 की विजेता कौन है, ईगा स्वियाटेक। ठीक, इसको एक टेबल के माध्यम से आखिरी में समझने का प्रयास करेंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला वर्ग 2020 की विजेता कौन है। ऑप्शन है नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप या ईगा स्वियाटेक। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन कौन जीता, सोफिया केनिन। ठीक, 2020। अगला प्रश्न है, यूएस ओपन महिला वर्ग 2020 की विजेता कौन है। नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप या ईगा स्वियाटेक। तो याद रखिएगा, यूएस ओपन महिला वर्ग की विजेता है नाओमी ओसाका, जापान की खिलाड़ी है। अगला प्रश्न है, विंबलडन महिला वर्ग 2019 की विजेता कौन है। नाओमी ओसाका, सोफिया केनिन, सिमोना हालेप या ईगा स्वियाटेक। तो याद रखिएगा, ये जो विंबलडन महिला वर्ग 2019, ठीक है, 2020 नहीं है, 2019, इसकी विजेता कौन है, सिमोना हालेप। ठीक है, रोमानिया की प्लेयर है, आपको पता होगा। ठीक है, इसको एक टेबल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं, यह है विंबलडन 2019। ठीक है, ये पुरुष वर्ग विजेता है और ये महिला वर्ग विजेता है। ये ऑस्ट्रेलियन ओपन का है, इसी प्रकार ये फ्रेंच ओपन और ये यूएस ओपन विजेताओं का नाम है। ठीक, पुरुष वर्ग विजेता अगर विंबलडन की बात करें तो कौन है, नोवाक जोकोविक, जो कि सर्बिया के खिलाड़ी है। देखिए, देश का नाम इंपॉर्टेंट है, कई बार आपको डायरेक्ट पूछता है कि नोवाक जोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं। ठीक, तो नोवाक जोकोविक कौन से देश के हैं, सर्बिया के खिलाड़ी हैं। महिला वर्ग विजेता विंबलडन 2020 की कौन है, सिमोना हालेप, जो कि रोमानिया की खिलाड़ी हैं। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020, इसको भी नोवाक जोकोविक ने जीता और महिला वर्ग में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीता है सोफिया केनिन, जो कि अमेरिका की खिलाड़ी हैं। वहीं फ्रेंच ओपन 2020 की बात करें तो राफेल नडाल, आपको पता होगा, स्पेन के खिलाड़ी हैं, बहुत तगड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। ठीक, वहीं अगर महिला वर्ग की बात करें तो ईगा स्वियाटेक, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी हैं। ठीक है, इसको पूछने की प्रायिकता बहुत ज्यादा है इस बार। इसके अलावा यदि यूएस ओपन 2020 की बात करें तो डोमिनिक थीम, ठीक है, हमने देखा था एक वीडियो में, इसको क्लियर किया था हमने। डोमिनिक थीम जो कि ऑस्ट्रिया के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है यूएस ओपन 2020 पुरुष एकल का खिताब। वहीं अगर महिला वर्ग की बात करें तो नाओमी ओसाका, जो कि जापान की खिलाड़ी हैं। तो इस टेबल को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आते ही रहते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन कहां किया गया। ऑप्शन है गुवाहाटी असम, मुंबई महाराष्ट्र, बेंगलोर कर्नाटक या जयपुर राजस्थान। तो इसके बारे में देख लेते हैं कि ये कहां आयोजित हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं यहां पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ऑफिशियल वेबसाइट का स्क्रीनशॉट है, जिसमें लिखा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 गुवाहाटी में आयोजित हो रहा है 9 जनवरी 2020 से 22 जनवरी 2020 तक। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है कहां आयोजित किया गया, गुवाहाटी
असम में। चलिए अगला प्रश्न है, नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा हेतु गठित समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपके पास एस स्वामीनाथन, के कस्तूरीरंगन, जी सतीश या एस सुब्रमण्यम। ठीक, तो चलिए ये प्रश्न आपका ब्रेन बूस्टर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसकी अनुशंसा करने के लिए जो समिति गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? चलिए तो अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन में, जिसके अंतर्गत आज हम कवर करने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण का चौथा भाग। चलिए तो आर्थिक सर्वेक्षण में हमारा पहला प्रश्न है, मार्च 2019 तक छत्तीसगढ़ में विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं से निर्मित कुल सिंचाई क्षमता कितनी है? ऑप्शन है आपके पास 20.99 लाख हेक्टेयर, 18.99 लाख हेक्टेयर, 17.99 लाख हेक्टेयर या 25.99 लाख हेक्टेयर। तो याद रखिएगा, मार्च 2019 तक छत्तीसगढ़ में कुल सिंचाई क्षमता कितनी निर्मित की जा चुकी है? 20.99 लाख हेक्टेयर। ठीक, यदि राज्य निर्माण के समय सिंचाई क्षमता की बात करें तो कितना था? 13.28 लाख हेक्टेयर। ठीक है, वर्तमान कितना है? 20.99 लाख हेक्टेयर। तो आपको प्रश्न एक ऐसा भी हो सकता है कि राज्य निर्माण के बाद से अभी तक कितनी सिंचाई क्षमता का निर्माण किया जा चुका है या कितने क्षेत्र में सिंचाई क्षमता निर्मित की जा चुकी है। तो आप इस डेटा से इसको घटाएंगे। ठीक है, 20.99 से 13.28 लाख को घटाएंगे तो आ जाएगा आपका आंसर, जो कि कितना आएगा? 7.71 लाख हेक्टेयर। ठीक है, इसको याद रखेंगे, 7.71 लाख हेक्टेयर जो है राज्य निर्माण के बाद से अब तक निर्मित किया जा चुका है। ठीक है, सिंचाई क्षेत्र में निर्माण किया जा चुका है, विकास हो चुका है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेटा है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में वृहद, मध्यम एवं लघु सिंचाई योजनाओं की संख्या कितनी है? देखिए यहां पर जो पहला डेटा दिया है ये आपका वृहद सिंचाई परियोजना का है, दूसरा जो है ये आपका मध्यम सिंचाई परियोजना का है और तीसरा जो डेटा है वो है लघु सिंचाई परियोजनाओं का। ठीक, तो आपको बता दें कि वर्तमान में वृहद, मध्यम और लघु सिंचाई परियोजनाओं की संख्या है कुल 8, 37 और 2395। ठीक है, 2395 एकदम इंपॉर्टेंट डेटा है, इसको अच्छे से याद रखेंगे। ठीक, ये स्थापित है हमारे यहाँ, यानी कि ये बनाए जा चुके हैं कितने? 8, 37 और 2395। ठीक है, 2395 ये निर्मित किए जा चुके हैं। ठीक है, यदि निर्माणाधीनों की बात करें तो निर्माणाधीन है हमारे यहाँ 4 वृहद परियोजना, 1 मध्यम परियोजना और 369 निर्माणाधीन है। तो इसको याद रखेंगे, 4 वृहद निर्माणाधीन है, 1 मध्यम निर्माणाधीन है और 369 निर्माणाधीन है लघु सिंचाई परियोजना। वही अगर स्थापित या निर्मित अभी तक कितने हुए तो 8 वृहद, 37 मध्यम और 2395 लघु सिंचाई परियोजना हमारे यहाँ निर्मित किया जा चुका है। तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? वृहद की संख्या कितनी थी भाई? 8। ठीक है, आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? लघु सिंचाई मतलब ये सिंचाई परियोजनाओं की संख्या कितनी है, यानी जितने निर्मित हो चुके हैं उनके बारे में पूछ रहा है। ठीक, तो 8, 37, 2395। ठीक, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है, मत्स्य उद्योग क्षेत्र का वर्ष 2019-20 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में भागीदारी कितनी थी? स्थिर भाव 2011-12 पर। ठीक, ऑप्शन है आपके पास 1.8%, 6.21%, 2.07% या 3.8%। चलिए इसको एक टेबल से समझते हैं। देखिए मत्स्य क्षेत्र का है ना, मत्स्य क्षेत्र का योगदान वर्ष 2014-15 से अगर देखें, ठीक है, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20। ठीक, यहीं तक का डेटा हमको अवेलेबल है। 14-15 में था कुल 1.68%। वही 15-16 की बात करें तो 1.78, 16-17 की बात करें तो 1.81, 17-18 की बात करें तो 2.10, 18-19 की बात करें तो 2.09 और 19-20 की बात करें तो 2.07। ठीक, तो यहां से एक प्रश्न आपका डायरेक्ट ऐसा बन सकता है कि वर्ष 2019-20 में मत्स्य उद्योग क्षेत्र का जीएसडीपी में क्या योगदान रहा है? तो आपका आंसर हो जाएगा 2.07%। दूसरा प्रश्न यहां से बन सकता है कि अधिकतम किस वर्ष रहा है मत्स्य क्षेत्र का
योगदान जीएसडीपी में, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका वर्ष 2017-18 में 2.10%, ये अधिकतम है। ठीक, न्यूनतम की अगर बात करेगा तो ठीक उसके पहले वाले वर्ष को देखिए आप 1.81, ठीक है, ये न्यूनतम है। ठीक, एक प्रश्न ऐसा बन सकता है कि प्रवृत्ति क्या रही है मत्स्य उद्योग क्षेत्र की जीएसडीपी में योगदान की। पहला वर्ष आप देखेंगे जब 14-15 से लेकर 15-16 तक, तो यहां पर प्रवृत्ति क्या रही है, बढ़ने की रही है। देखिए 7-8 हो गया है, 6-8 था वहां से। ठीक, उसके बाद फिर बढ़ा है, 7-8 से 8-1 हो गया, फिर बढ़ा है 8-1 से 2.10 हो गया है ना, 1.81 से 2.10 हो गया। फिर इसके बाद लगातार देखिए यहां से ये घटा है और यहां से ये घटा है, तो प्रवृत्ति क्या बोलेंगे आप इसको कि ये प्रवृत्ति जो है वो बढ़ने घटने की रही है। क्लियर है बात, बढ़ने घटने की प्रवृत्ति रही है। ठीक, तो यहां से 4 प्रकार के प्रश्न आपको मैंने बता दिए कि कैसे बन सकते हैं। पहला होता है कि जस्ट पिछले वित्तीय वर्ष का आपको पूछ देगा कि कितना रहा है योगदान। इसके अलावा आपको पूछ सकता है कि अधिकतम योगदान किस वर्ष में रहा है, न्यूनतम योगदान किस वर्ष में रहा है। इसके अलावा योगदान की प्रवृत्ति पर प्रश्न जो है वो आपका बन सकता है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है राज्य वन विकास निगम कब अस्तित्व में आया। ऑप्शन है जुलाई 2000, फरवरी 2001, अप्रैल 2006 या मई 2001। तो याद रखिएगा राज्य वन विकास निगम आया है अस्तित्व कब, मई 2001 में। मई 2001 में स्थापना हुई राज्य वन विकास निगम की। चलिए अगला प्रश्न है वर्ष 2017-18 में भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य में छत्तीसगढ़ के खनिज उत्पादन का प्रतिशत कितना रहा है। ठीक है, किसको पूछ रहा है, वर्ष 2017-18 में। तो याद रखिएगा वर्ष 2017-18 में भारत के कुल खनिज उत्पादन मूल्य का 15.66%, ठीक है, छत्तीसगढ़ के द्वारा उत्पादित किया गया था। यानी कि मान लो यदि 100 रुपए के कुल खनिज का उत्पादन जो है यदि भारत के द्वारा हुआ है, तो इसमें से कुल 15.66 रुपए जो है वो किसके द्वारा उत्पादित किया गया, छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। क्लियर, चलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको। चलिए अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है। ठीक, ऑप्शन है आपके पास धमतरी, दुर्ग, बोरई, नवा रायपुर या जगदलपुर। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना की जा रही है कहां पर, नवा रायपुर में। ठीक, एकदम कट टू कट फैक्ट याद रखिए इससे। चलिए अगला प्रश्न है हाफ बिजली बिल स्कीम के अंतर्गत कितने यूनिट खपत तक बिजली बिल की राशि आधी ली जाती है। ठीक है, यानी कितने तक के राशि को आधा कर दिया गया है बिजली बिल के अंतर्गत। ठीक, ऑप्शन है आपके पास 200 यूनिट, 300 यूनिट, 400 यूनिट या 500 यूनिट। ठीक, तो हाफ बिजली बिल स्कीम जो है ये प्रारंभ किया गया था 1 मार्च 2019 से। यदि किसी मीटर में 400 यूनिट या उससे कम की बिजली खपत होती है तो उसके द्वारा जो पहले जारी किया जाता था बिजली बिल उसकी आधी राशि का ही भुगतान करना होगा। ठीक, तो सीमा क्या रखी गई है, 400 यूनिट की सीमा रखी गई है। ठीक, याद रखिएगा इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न है रुद्र ऑर्गेनिक किस जिले से संबंधित जैविक उत्पाद का ब्रांड है। ऑप्शन है आपके पास धमतरी, बालोद, कवर्धा या बेमेतरा। तो आपको पता होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो बहुत सारे जैविक उत्पादों को बढ़ावा दे रही है। ठीक, उसी के अंतर्गत ये जो रुद्र ऑर्गेनिक है इसको भी एक ब्रांड का दर्जा दिया गया है। ठीक, तो आपको प्रश्न में पूछ रहा है कि किस जिले का जैविक उत्पाद है। ठीक है, तो हर जिले के जैविक उत्पाद को कुछ ना कुछ नाम दिया गया है, जैसे कि ये रुद्र ऑर्गेनिक है ये धमतरी का ब्रांड है। ठीक, इसी प्रकार चांगरो राइस आपको पता होगा, है ना, चांगरो राइस ये है आपका बलरामपुर का। इसके अलावा है मैकल्स नेचर। ठीक है, मैकल्स नेचर जो है मैकल पहाड़ श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। कौन से जिले में अधिकतर, कवर्धा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हैं इसको, मैकल श्रेणी, है ना। इसके अलावा आरुग जैविक है राजनांदगांव का। पंचतत्व नाम का जो ब्रांड है वो 2 जिलों से संबंधित है, एक आपका कोंडागांव और एक आपका दंतेवाड़ा। ठीक, कोरबा एग्रोफिश नाम से ही पता है कोरबा से है। वहीं बस्तर नेचुरल की बात करें तो बस्तर जिले से संबंधित है, लिखते जाइए मैं जो बताते जा रहा हूं, है ना। शिवनाथ ऑर्गेनिक है दुर्ग जिले का, रायपुर ऑर्गेनिक रायपुर जिले का, जशपुर एग्रोफिश जशपुर जिले का, और महामाया
ये है सूरजपुर जिले का। ठीक है, महामाया जो है ये सूरजपुर जिले का जैविक ब्रांड है। ठीक, तो याद रखिएगा रुद्र ऑर्गेनिक जो है ये कौन से जिले से संबंधित जैविक उत्पाद का ब्रांड है, तो धमतरी जिले का है। अगला प्रश्न है, राज्य सरकार द्वारा नवीन बीज प्रयोगशाला कहां स्थापित किए गए हैं। ठीक, आपको पता होगा कि इस साल आर्थिक सर्वेक्षण में 3 जगहों का नाम दिया है जहां पर नवीन बीज प्रयोगशाला स्थापित किया जा रहा है। ठीक, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं। बीज प्रयोगशाला बोल रहा है ना, तो ये बीज का हो जाएगा अबीज। ठीक है, बीज का अबीज आप याद रखना। ठीक, अ से अंबिकापुर हो जाएगा, बी से बिलासपुर हो जाएगा, बीजापुर मत लगा देना भाई, है ना, बिलासपुर है, और ज से है जगदलपुर। इन तीनों स्थानों पर स्थापित किया जा रहा है नवीन बीज प्रयोगशाला। तो आप देख पा रहे हैं ये 3 ऑप्शन है क्या कहीं पर, अंबिकापुर, बिलासपुर, जगदलपुर। देखिए आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच्ड है। ठीक, तो बीज प्रयोगशाला कहां स्थापित किया जा रहा है, कहां कहां पर, अंबिकापुर, बिलासपुर और जगदलपुर में। चलिए अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना, रामेपुर। अच्छा, आपको जगह का नाम दिया है और शक्कर कारखाना का नाम दिया है कि, और पूछा है कि कौन सा कहां पर स्थित है। ठीक, दूसरा है मां महामाया सहकारी शक्कर कारखाना, सूरजपुर। दंतेश्वरी मैया सहकारी शक्कर कारखाना, करकाभाट। सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना, पंडरिया। ठीक, तो चलिए इस प्रश्न को आपको देता हूं मैं होमवर्क। दूसरा प्रश्न है, ठीक है, ये 2 प्रश्नों को आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा शक्कर कारखाना किस जगह पर स्थापित किया गया है। ठीक, ऑप्शन के साथ बताएंगे आप। चलिए, तो ये वीडियो जो है ये इस समसामयिक श्रृंखला का अंतिम वीडियो होगा, जिसके अंतर्गत हमने प्रयास किया था छत्तीसगढ़ से संबंधित सभी घटनाक्रमों को आप तक प्रश्नोत्तर के माध्यम से पहुंचाने का। बाद में हमने इसमें राष्ट्रीय समसामयिकी को भी ऐड किया और कोशिश की कि सारे पहलुओं को हम आप तक पहुंचा सकें। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा, न केवल पीएससी प्रीलिम्स के लिहाज से बल्कि आने वाले सभी एग्जाम्स के नजरिए से आपके लिए महत्वपूर्ण साबित हो, ऐसी आशा हम करते हैं। तो आगामी सभी परीक्षाओं में आपकी सफलता की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।